Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 8 of class 8, that is Cell, the fundamental unit of life. In the previous videos, we have talked about who has discovered the cell, where it was discovered from. Then we have also discussed about the cell theory. The cell theory was given by the Sheldon and Shivon. Then we have also discussed about the unicellular and the multicellular organisms. Unicellular organisms are those organisms which are composed of only one cell, while the multicellular organisms are those organisms which are made up of more than one cell. Then we have also talked about the compound and the electron microscope and the staining procedure as well. तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो कहाँ मिलता है? जो नॉर्मल लेबोरेटरीज होती हैं उनके अंदर मिलता है और बिल्कुल जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं उनको देखने के लिए काम में आता है. वहीं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो किसी भी सेल के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको देखने के लिए काम में आता है. दूसरा डिफरेंस था कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. एक तो ग्लास लेंस की ज़रूरत पड़ती है और इसके अलावा सनलाइट या फिर लाइट की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत क्लियरली और अच्छे से देखा जा सके. पर वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बात करें तो उसके अंदर क्या है? वहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंपाउंड या ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए. उसके बाद जो तीसरा डिफरेंस था वो ये था कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी है? 100 से लेके 1500 टाइम तक है. वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बात करें तो उसकी कितनी है? 1 लाख से लेके 5 लाख टाइम तक उसकी मैग्निफिकेशन पावर है. अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे. मतलब कैसे चीज़ों का इवोल्यूशन हुआ है, सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना है. हमने जब सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि सेल थ्योरी क्या बोलती है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ कहाँ से शुरू होती है? सिर्फ एक सिंगल सेल से शुरू होती है और उसी के बाद वो जो सिंगल सेल है उसी से पूरा ऑर्गेनिज्म नया बनता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर दिस टॉपिक. In the multicellular organisms, cell represent the lowest level of organization. तो कोई भी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स, मिलियन ऑफ सेल्स है वो मिलके बना हुआ है, तो उसके अंदर जो सबसे लोवेस्ट लेवल होता है यानी जो सबसे बेसिक लेवल है वो कौन सा होता है? सेल होता है. A group of similar cells performing a specific function join together to form a tissue. तो बहुत सारी सेल्स जो आपस में क्या हैं? सिमिलर हैं और एक जैसा काम कर रही हैं. वो क्या करती हैं? एक साथ मिल जाती हैं और मिलके क्या बना लेती हैं? टिश्यू बना लेती हैं. मतलब अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि व्हाट इज़ अ टिश्यू, तो सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप है और वो क्या करता है? एक जैसा ही काम करता है. तो इसीलिए वो जो सारी सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाती हैं और क्या बना लेती हैं? टिश्यू बना लेती हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल स्किन लाइनिंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जैसे कि हमारी जो स्किन है तो स्किन की जो लाइनिंग है वो किस चीज़ से बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होती है. यानी हमारे जो सेल्स से क्या बना है? टिश्यू बना है. और ये जो टिश्यूज़ हैं
ये बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जो हमारे स्किन वाला जो टिश्यू है वो कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू। तो आपसे यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो स्किन है उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और उनमें से एक ऑप्शन कौन सा होगा? एपिथेलियल टिश्यू, और यही सही आंसर होगा। द डिफरेंट टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। और अभी तक तो हमने किसकी बात करी है? सेल से क्या बना है? टिश्यू बना है। अब ये ऐसे बहुत सारे टिश्यूज आपस में क्या करते हैं? जॉइन होते हैं, यानी मिल जाते हैं और मिलके क्या बना लेते हैं? कोई भी एक ऑर्गन बना लेते हैं। यानी पहले सेल थी, सेल से क्या बना? टिश्यू बना। टिश्यूज बहुत सारे मिलके क्या बना लेंगे? ऑर्गन बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टमक, लिवर, पेनक्रियाज एक्सेट्रा। तो ये जो स्टमक है हमारा, जो पेट है, चाहे वो हमारा लिवर है या फिर पेनक्रियाज हैं, ये क्या हैं? हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? कि ये बहुत सारे सिमिलर टिश्यूज से मिलके बने हुए हैं। एवरी ऑर्गन परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। और जो हर एक ऑर्गन है वो क्या करता है? अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि उसका अपना जो एक काम है ये उसको करता है। फॉर एग्जाम्पल द स्टमक हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, पेनक्रियाज सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस एक्सेट्रा। तो जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो स्टमक है, जो पेट है, उसका काम क्या होता है? खाने को डाइजेस्ट करवाने का उसका काम होता है। पेनक्रियाज का काम क्या होता है? कि वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ करता है, और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद करते हैं खाने को और अच्छे से डाइजेस्ट होने के लिए। प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। तो ये तो हमने ऊपर बात करी, ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करी या फिर एनिमल्स के केस की बात करी। अब हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट के पास भी अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रूट है, लीव है और स्टेम है। ये क्या हैं? अलग अलग ऑर्गन्स हैं। All the organs that work together to perform a specific life function form a organ system। तो ये जो हमने ऊपर जितने भी ऑर्गन्स के बारे में बात करी है, ये क्या करते हैं? आपस में मिलके काम करते हैं और अपना एक जो मेन काम है, जो उनको एक काम दिया गया है, उसको पूरा करते हैं। और ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पेनक्रियाज are all organs that work together to digest the food and hence form the digestive system। तो जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करी है कि जो ईसोफेगस है, जो स्टमक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सारे क्या हैं? अलग अलग ऑर्गन्स हैं। लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हुआ या फिर पेनक्रियाज हुआ। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं। किस चीज़ के लिए काम करते हैं? खाने को डाइजेस्ट करवाने के लिए काम करते हैं, और इसीलिए मिलके क्या बना लेते हैं? ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेते हैं। सिमिलरली द रेस्पिरेटरी सिस्टम, excretory system and the reproductive system have different set of organs which work together to carry out the life processes। तो इन्हीं के जैसे हमने ऊपर जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी, वैसे ही हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, जिसकी मदद से हम सांस ले पाते हैं। इसके अलावा
एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है इस प्रोसीजर के थ्रू। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि कैसे हम अपनी जो जनरेशन है उसको, अपनी जो प्रोजेनीज हैं उसको इंक्रीज करवा रहे हैं। तो ये जो सारे सिस्टम्स की जब हमने बात करी, तो ये सारे सिस्टम किस चीज़ से मिलके बने हैं? अलग अलग ऑर्गन से मिलके बने हुए हैं, और ये अलग अलग ऑर्गन्स सारे मिलके काम करते हैं उस एक पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए। द वेरियस ऑर्गन सिस्टम मेक अप अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ही ये बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम हैं ये मिलके क्या करते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो मतलब सबसे बेसिक यूनिट क्या हुई? सेल हुई। जब एक सेल का ग्रुप मिला आपस में तो उससे क्या बना? टिश्यूज़ बने। टिश्यूज़ मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गन्स बना रहे हैं। अब ये जो ऑर्गन्स हैं ये मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। और जो ऑर्गन सिस्टम है वो पूरा का पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। Science update. The researchers have created an artificially plastic cell containing the cell organelles capable of carrying out the basic chemical reactions required in the cell functioning. तो जो रिसर्चर्स हैं, यानी कि जो साइंस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में और अध्ययन कर रहे हैं, उन्होंने मिलके क्या बनाया है? आर्टिफिशियली प्लास्टिक सेल्स बनाई हैं। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि आउटसाइड द बॉडी, मतलब वो चीज़ नेचुरल तरीके से नहीं हुई है, उसको मैन मेड यानी इंसानों ने बनाया है। ऐसी ही एक प्लास्टिक सेल्स बनाई हैं। और ये जो सेल्स हैं इनके पास क्या है? अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट हैं। सेल ऑर्गेनेलीज मतलब कि जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और ये क्या करती हैं? इनके अंदर जो जितने भी रिएक्शन होते हैं किसी भी सेल को काम करने के लिए, वो सारे के सारे इनके अंदर मौजूद हैं। It is made by taking a mixture of chemicals and sealing them in a drop of water. तो उन्होंने ये जो आर्टिफिशियल सेल बनाई है ये कैसे बनाई? कि उन्होंने कुछ केमिकल्स को लिया, उनका मिक्सचर बना लिया है, और उसके बाद उसको कहाँ बंद कर दिया है? उस केमिकल को पानी की एक ड्रॉप के अंदर, यानी पानी की एक बूंद के अंदर उसको सील भी कर दिया है। द वाटर ड्रॉपलेट वॉज देन कोटेड विद अ पॉलीमर लेयर टू एक्ट एज अ मैन्युफैक्चर्ड सेल वॉल। और जैसे ही उन्होंने उसको पानी की ड्रॉप के अंदर बंद किया, उन्होंने क्या किया? ये जो पानी की जो ड्रॉपलेट है यानी पानी की जो बूंद थी, इसको एक पॉलीमर लेयर के साथ, मतलब पॉलीमर की बनी हुई एक कोटिंग के साथ उसको कवर कर दिया। और ये जो पॉलीमर वाली लेयर है उसने किस चीज़ का काम किया? सेल वॉल का काम किया। यानी कि जो सेल वॉल होती है वो किसी भी सेल का सबसे आउटर पार्ट होती है। सेल वॉल के बाद क्या आता है? बेसिकली सेल मेम्ब्रेन आती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आएंगे। मतलब ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं और ये सारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने मैन मेड तरीके से ये जो आर्टिफिशियल सेल है उसको बनाया है। अब जो अगला टॉपिक है वो है सेल शेप एंड साइज। तो अब हम इसके अंदर जो सेल होती है उसका शेप कैसा होता है और उसका साइज कितना होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर।
The different organisms have the cells of different kind. तो जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जो अलग अलग प्राणी हैं उनके पास अलग अलग प्रकार की सेल मौजूद होती हैं. The cells show variation in terms of their shape and size. और जो वो सेल होंगी वो क्या करती हैं? वेरिएशंस शो करती हैं. वेरिएशंस का मतलब होता है अलग अलग चीज़ें, विविधताएं प्रेजेंट होना. किसकी चीज़ों में? शेप के केस में और साइज़ के केस में. यानी कि वो जो अलग अलग सेल्स हैं उनका जो शेप है, उनका जो आकार है वो भी अलग हो सकता है और उनका जो साइज़ है वो भी अलग हो सकता है. The shape and the size of the cell are related to the specific functions performed by organisms and not on the size of organism. तो यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने की कोशिश कर रहा है आपको, और वो ये है कि हमने पहले तो ऊपर बोला कि जो सेल है उसकी जो शेप है और जो उसकी साइज़ है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग होगी, पर उनकी जो शेप और जो साइज़ है वो कितनी होगी वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम कर रही हैं. और वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है? वो ये कि ऑर्गेनिज्म का साइज़ कितना है. यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ्रॉग की बात करें और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो नॉर्मली आप यही बोलोगे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी सेल का साइज़ क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि हमारी लेंथ ज़्यादा बड़ी है. और जो फ्रॉग है वो क्या है? छोटा सा है, तो उसका जो सेल का साइज़ है वो छोटा होगा. पर ये केस नहीं होता है. जो कोई भी सेल कितना साइज़ लेगी, कितना उसका आकार होगा, वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या काम कर रही है. इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि वो किस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है. तो अब हम लोग सेल शेप के बारे में पढ़ेंगे. तो नॉर्मली एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं हम शुरू करने से पहले कि सेल शेप क्या हो सकती है. शेप का मतलब क्या होता है? आकार. तो वो जो सेल है उसका आकार कैसा होगा? तो वो किसी भी शेप की हो सकती है. वो स्फेरिकल शेप की भी हो सकती है. स्फेरिकल का मतलब होता है कि जो एग का जो साइज़ होता है उसके जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा. या फिर वो स्पिंडल शेप की भी हो सकती है, एलोंगेटेड भी हो सकती है यानी लंबी लंबी भी हो सकती है, ओवल शेप की भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है और अनब्रांच भी हो सकती है. एक बार हम इन्हीं शेप्स को एग्जाम्पल्स और डायग्राम की मदद से देख लेते हैं ये टॉपिक शुरू करने से पहले. तो ये जो ओवम है इसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल शेप है. आरबीसीज हैं, आरबीसीज की शेप कैसी होती है? ओवल शेप होती है. डब्ल्यूबीसीज भी कैसी होती हैं? इर्रेगुलर शेप की होती हैं. मतलब इनका कोई आकार नहीं होता है. हम 7th क्लास में भी ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो डब्ल्यूबीसीज थी वो क्या थी? इर्रेगुलर शेप की थी, यानी उनका कोई आकार नहीं था. इसके अलावा जो स्मूथ मसल्स हैं या फिर जो नर्व्स हैं ये क्या हैं? इलोंगेटेड हैं, यानी बिल्कुल लंबी लंबी सी ये सेल्स हैं. तो ऐसे ही अलग अलग सेल्स का अलग अलग आकार हो सकता है. इन्हीं चीज़ों को हम अगली वीडियो के अंदर इन डिटेल्स में पढ़ेंगे. हम सेल शेप और साइज़ को बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे. अब हम लोग एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है. तो हमने इस टॉपिक के अंदर कैसे सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है उस मेथड के बारे में पढ़ा है. सबसे पहले तो क्या चीज़ प्रेजेंट होती है?
सेल प्रेजेंट होती है। और सेल के बाद में क्या आता है? जब ऐसी बहुत सारी सेल्स मिलेंगी तो वो क्या बनाएंगी? टिश्यूज़ बनाएंगी। टिश्यूज़ से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। मतलब कि सबसे पहले जो सेल थी उसने क्या किया? अपने आप का एक ग्रुप बना लिया, क्योंकि वो एक जैसा काम कर रही थी तो उनका ग्रुप बन गया। तो उनके ग्रुप को हमने कलेक्टिवली क्या बोला? टिश्यू बोला। अब ऐसे ही टिश्यूज़ का भी अलग अलग ग्रुप बन जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन्स बोलेंगे। अब ऐसे ही अब ये जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं इनका भी अपना अपना ग्रुप बन जाएगा। किसके बेसिस पे ग्रुप बनेगा? कि वो कौन सा काम कर रही हैं। तो ऐसे ही ये अलग अलग ऑर्गन्स आपस में मिलके काम करेंगे और इनको जो पूरा ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। ऐसे ही जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो मिलके क्या बना लेते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं। यानी जो एक कंप्लीट इंडिविजुअल है उसकी फॉर्मेशन करते हैं।